बिल्कुल। तो स्टार्टिंग मॉर्निंग सुबह उठने 5 बजे से होती है, जिसमें हमारा 45 मिनट का पीटी क्लास और 45 मिनट का फुट ड्रिल, जिसमें हम जो परेड की बेसिक रखना और उन्हें एक सामाजिक नागरिक के तौर पर बनाना, ताकि वो जब जेल से छूटे तो एक समाज में वो सामाजिक नागरिक की तरह व्यवहार कर सके। ये हमारी जिम्मेदारी। जब स्टार में आप दिखते हो तो अलग ऑफिसर की फील आती है कि हाँ अब हम जिम्मेदारी में आ गए हैं। इससे पहले हम ये, तो वो बहुत ऐसा क्षण होता है जिस दिल से बहुत सुकून मिलता है कि हाँ हमने ट्रेनिंग कंप्लीट करी और हमने कुछ हासिल। एक सवाल मैं आपसे एक और पूछना चाहूंगा कि कभी कभी क्या होता है कि ऐसा कैदी जेल में आ जाता है जिसकी राजनीतिक पकड़ भी बहुत होती है, तो जेल अफसरों को ऐसी क्या प्रशिक्षण दिया जाता है वो इस सिचुएशन को टैकल करें? और इकोनॉमिक सर्वे आता है और जो बजट आता है, अच्छा, उससे आप कवर कर लोगे। बाकी जो थोड़ा बहुत कुछ चैप्टर परीक्षा वाणी में है ना बड़ा, तो इधर का हो गया एशिया, इधर का हो गया यूरोप। बाय बाय। विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्रताम पात्रत्वा धनमापनोति धना धर्म तथा सुखा। बोलो माँ सरस्वती की जय, विद्या की देवी माँ सरस्वती की जय। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नीरज खंडूड़ी और स्वागत करता हूँ आप सभी का एक पॉडकास्ट वाली वीडियो में। पॉडकास्ट तो नहीं कहेंगे, शॉर्ट वीडियो ही है ये, और आप इन शख्सियत को जानते ही होंगे। इससे पहले मैंने आपको वीडियो दिखाई थी इनकी। ये हमारे ग्राम के होनहार और प्रतिभावान नागरिक श्री नवीन चौहान, और बड़े हर्ष का विषय है साथियों, इन्होंने हमारे बच्चों को भी मोटिवेट करा था कल, और आज मैंने बोला इनको कि आप थोड़ा विद्यालय में आइए, आपके साथ एक ऐसी वीडियो बनानी है जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे। जिस पोस्ट पर आप हैं उसकी तैयारी किस तरीके से होती है, क्या कुछ आपने सीखा है। अभी ये 8 मंथ की ट्रेनिंग करके आ रहे हैं, तो स्वागत है नवीन जी आपका इस वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे दर्शकों की तरफ से आपका भी अभिवादन है। तो नवीन जी आप बताइए, आप 8 महीने की ट्रेनिंग करके आ चुके हैं उप कारापाल की, तो कैसा कुछ आपका एक्सपीरियंस रहा लखनऊ में डॉक्टर संपूर्णानंद प्रशिक्षण संस्थान में? क्या आपका एक्सपीरियंस रहा वहां पर, और क्या कुछ आपने नई नई बातें वहां पर सीखी? कैसी कैसी आपकी दिनचर्या थी, एक एक करके जाएंगे। सबसे पहले आप बताइए, आप जैसे प्रशिक्षण संस्थान में गए तो कैसा लगा आपको वहां पर? फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था आपका? जी धन्यवाद नीरज जी। मैं अब हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई थी अप्रैल मंथ से और अभी नवंबर तक 8 मंथ का प्रशिक्षण होता है हमारा। बिल्कुल। तो स्टार्टिंग से पहले दिन से जो दिनचर्या की शुरुआत होती है, जो हमें अलॉटमेंट होता है, जैसे हॉस्टल तो एक अधिकारी छात्रावास, बिल्कुल, ये हमें पहले दिन मिल जाता है। एक रूम में 2 डिप्टी जेलर, या अगर स्ट्रेंथ अच्छी कम है, कम ट्रेनर आए हैं, वो ट्रेनीज आए हैं, तो एक भी मिल जाता है। बिल्कुल। और दिनचर्या की शुरुआत होती है हमें फील्ड वर्क और क्लास में लेक्चरर वगैरह दोनों होते हैं, साथ साथ होते हैं। बिल्कुल। तो स्टार्टिंग मॉर्निंग सुबह उठने 5 बजे से होती है, जिसमें हमारा 45 मिनट का पीटी क्लास और 45 मिनट का फुट ड्रिल, जिसमें हम जो परेड की बेसिक होती हैं वो सब हम 45 मिनट, हर दिन की यही दिनचर्या है। संडे को ये सब चीज़ें ऑफ रहती है, संडे को पूरी क्लास भी और ये सब फुट ड्रिल और पीटी ये सब ऑफ रहता है। अच्छा। मंथ वो वीक के सोमवार से लेकर शनिवार तक यही दिनचर्या रहती है। बिल्कुल। अब मैं क्लास वर्क का थोड़ा बहुत क्लास में जो उसका एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि हमें क्या क्या चीजें पढ़ाई जाती है। तो जैसा कि हम जेल के अधिकारी हैं, तो जेल में जो आने वाले बंदी लोग हैं, हाँ जी, उनसे हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, और समाज के वो ऐसे लोग हैं जो समाज में कुछ अनैतिक कार्य या असामाजिक कार्य करते हुए जेल में आ रखे हैं। बिल्कुल। तो हमारा उनका काम, जेल का मेन काम होता है कि उनकी उन्हें सुरक्षित जेल में रखना और उन्हें एक सामाजिक नागरिक के तौर पर बनाना, ताकि वो जब जेल से छूटे तो एक समाज में वो सामाजिक नागरिक की तरह व्यवहार कर सके। ये हमारी जिम्मेदारी होती है। तो इस बीच हम वहाँ क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, जैसे हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, समाज शास्त्र। तो समाज शास्त्र में जो उन्होंने ऐसे कार्य क्यों किए कि उन्हें जेल में आना पड़ा जी, तो इस चीज में समाज शास्त्र पढ़ते पढ़ते हमें ये सिखाया जाता है कि उन्होंने जो चीज किया उस व्यवहार को बदलना, ताकि वो जाके
समाज में घुल मिल सके। बिल्कुल। और मनोवैज्ञानिक तौर पे दूसरा सब्जेक्ट हम जैसे मनोविज्ञान पढ़ते हैं, तो मनोविज्ञान में ये होता है कि कोई अपराधी मतलब कोई जो नागरिक है जो अभी अपराध नहीं किया उसने, तो उसने किस क्षण अपराध किया, क्या वो उस टाइम नशे में था या उसमें कौन सा आवेग था जो उसने गुस्से में कर दिया, उसके बाद वो आके पछतावा करता है वो जेल में आके कि मैंने क्या कर दिया, तो अवसाद से ग्रसित होने लगता है और उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ती जाती है। तो मनोवैज्ञानिक तौर पर हमें ये पहचानना होता है कि किसके अंदर क्या क्या चीजें डेवलप हो रही है जेल के अंदर, कि किसने कौन सा अपराध किया, गलती से कर दिया और वो जेल में आ गया, तो उसे सुधारने के और उसे पहचानने के क्या क्या तरीके होते हैं। अच्छा। ये सब चीजें हम जेल में उनको पहचान के उनको कैटेगराइज कर लेते हैं कि इसके अंदर ये चीजें हैं और इसको अलग रखा, इस तरीके के लोग अलग रखे। अच्छा। और एक चीज और होती है जेल में, जो सेम तरीके के अपराध करके आए होते हैं, उनका एक गुट बनना शुरू हो जाता है। तो इस चीज को भी हमें पहचानना होता है कि इस तरीके के लोगों को सेपरेट कर, मतलब इनका वहाँ एक गुट जैसा ना बन जाए। अगर ऐसा गुट बनता है तो जेल में और नुकसान पहुंच सकते हैं, जेल को भी नुकसान, और आपस में अगर गुट बन गए तो एक दूसरे में गुट में भिड़ंत भी हो सकती है। तो इस सब चीजों को हम मनोवैज्ञानिक तौर पर सीखते हैं। बाकी जैसे दंड शास्त्र एक सब्जेक्ट है, पिनोलॉजी, तो दंड शास्त्र पढ़ते हैं। तो दंड शास्त्र इसलिए पढ़ते हैं कि दंड की शुरुआत क्यों होती है, कब से मतलब प्राचीन समय से अब तक दंड की शुरुआत क्यों हुई और दंड क्यों जरूरी है, और किस किस स्तर पर कौन कौन सा दंड दिया जाना जरूरी है, ताकि समाज में ये भय बना रहे कि इस अपराध से ये दंड मिले तो ये अपराध नहीं करना चाहिए। तो दंड की भी अलग अलग कैटेगरी है, ये हम दंड शास्त्र में पढ़ते हैं। बाकी जैसे और ज्यादा चीजें हम जेल से संबंधित ही पढ़ते हैं, जेल नियमावली वगैरह, जो प्रोफेसर या रिटायर जेल के अफसर आते हैं, वो सब इन चीजों से हमें परिचित कराते हैं कि जेल में क्या क्या चीजें जरूरी है। बाकी ये सब समाज शास्त्र वगैरह ये सब चीजें। और चौहान जी, आपकी पासिंग आउट परेड 8-10 दिन पहले ही संपन्न हुई है, वो कैसा क्षण था आपके लिए जब आपके माता पिता आपके कंधों पर 3 सितारे जड़ रहे थे? वो कैसा फील करा रहा था आपको और कैसा वो क्षण था, उसे बखान करिए जरा। ये सबसे बेस्ट मोमेंट होता है 8 महीने की ट्रेनिंग के बाद, कि आप जब 8 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए लास्ट में आते हैं, तो आप अपने परिजनों को, ये जो भी आपके सुपरिचित हैं वो सब आते हैं, और आप जब स्टार में आप दिखते हो तो अलग ऑफिसर की फील आती है कि हाँ अब हम जिम्मेदारी में आ गए हैं, इससे पहले हम ये, तो वो बहुत ऐसा क्षण होता है जिस दिल से बहुत सुकून मिलता है कि हाँ हमने ट्रेनिंग कंप्लीट करी है और हमने कुछ हासिल किया है। बिल्कुल। और चौहान जी, जैसे वर्दी वाली सर्विस अलग हो गई और सिविल सर्विस अलग हो गई, तो जैसे वर्दी वाली सर्विस है, पावर है, तो इन सर्विस के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? पावरफुल जो सर्विस होती है, वैसे जैसे एसडीएम है उसकी भी पावर है, लेकिन जो कारापाल है, पुलिस अधीक्षक है, जेल अधीक्षक है, इसमें और इसमें क्या कुछ डिफरेंस है सर्विस में और पावर में? जी, ये डिप्टी जेलर भी है, ये भी एक हिसाब से सिविल सर्विसेज हैं। बिल्कुल। बस वर्दी वाली जॉब है, तो वर्दी वाली जॉब में ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है कि तुम्हें 24 घंटे तुम्हारी ड्यूटी हो सकती है। बिल्कुल। किसी भी क्षण तुम्हें जॉब में, मतलब जैसे तुम्हारे अधिकारी तुम्हें बुलाए तो किसी भी समय तुम्हें आना पड़ सकता है, तो ये ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है बजाय, और जो जैसे समीक्षा अधिकारी ये, तो इन तरफ लोगों का इस तरीके से कम रुझान। वर्दी वाली जॉब में लोगों को जैसे बोलते हैं ना, रुतबा अच्छा लगता है वर्दी पहनना, तो ये उस हिसाब से मुझे ज्यादा अच्छी लगती है कि वर्दी वाली जॉब ज्यादा अलग लगता है ना, रॉब। बिल्कुल। तो चौहान जी, अब बात करते हैं आपकी ट्रेनिंग तो हो चुकी है, अब जो आपका सिलेक्शन हुआ है डिप्टी जेलर पे, वो किसके थ्रू हुआ है और कैसे कैसे आपने इसकी प्रिपरेशन करी है? जो हमारे दर्शक हैं, अगर कोई तैयारी कर रहे हैं, तो किस माध्यम से आप रिक्रूट हुए यहाँ पर? एग्जाम का पैटर्न क्या था? कौन कौन सी बुक आपने पढ़ी? उन सब में जरा सूक्ष्म परिचय दीजिए। जी, तो जैसे मैं अभी डिप्टी जेलर में चयन हो रखा हूँ, इससे पहले वाले जो 2021 का लोअर पीसीएस आया था, बिल्कुल, तो जैसे अभी भी अब थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है लोअर पीसीएस का, वजह पहले जो हमने क्रैक किया इसकी वजह से दूसरा पैटर्न आया है। तो उसमें बताना चाहूंगा कि जो हम भी लोअर पीसीएस से भर्ती हुए, अब जो नया आ रहा है उसमें 14 पोस्ट, जो अभी आरटीआई से एक नोटिफिकेशन निकला था, आरटीआई निकली थी, उसमें अभी 14 पोस्ट डिप्टी जेलर की नई है। अच्छा। तो जो अभी 2025 में आएगा, 2024 तो मुझे नहीं लग रहा अभी आएगा, 2025 में जो नया नोटिफिकेशन आएगा लोअर पीसीएस में, उसमें 14 पोस्ट डिप्टी जेलर की है। अच्छा। तो और नया पैटर्न आ चुका है अब, जिसमें 2 सब्जेक्ट नए ऐड हो चुके हैं जी। पहले 2 सब्जेक्ट, पहले प्री तो अभी भी सेम है, प्री 150 मार्क्स है, 100 नंबर का जीएस और 50 नंबर के
मैथ्स रीजनिंग। प्री तो सेम है जो कि क्वालिफाइंग है, जिसके हिसाब से मेरिट नहीं बनेगी, उसके हिसाब से सिर्फ कट ऑफ क्लियर करोगे। बिल्कुल। मेंस में अब 2 पेपर ऐड हो चुके हैं। मैं पहले का कंपैरिजन बता देता हूँ। पहले 2 पेपर थे, एक हिंदी और ड्राफ्टिंग का था जो 200 मार्क्स का था, एक जीएस का था 200 मार्क्स का, जिसमें पूरा जीएस था। अब इस बार क्या हो गया कि 100 नंबर का ऐसे और 100 नंबर का हिंदी। तो ऐसे में 50-50 नंबर के ऐसे हो गए 2, 50-50 नंबर 100 नंबर। और जो हिंदी का है उसमें अब आपका पूरा ग्रामर भी आ गया है, हिंदी व्याकरण जो बोला, हिंदी व्याकरण प्लस लेटर वगैरह सब। तो 100-100 नंबर के 2 पेपर हो गए। और 2 पेपर नए ऐड हुए जीएस के। अच्छा। जिसमें कि नया सेक्शन ऐड हुआ है एथिक्स, जो इससे पहले लोअर पीसीएस में बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, एथिक्स यूपीएससी में, यूपीएससी और यूके पीसीएस अपर पीसीएस में एथिक्स था। लोअर पीसीएस में एथिक्स का पार्ट नहीं था, जो कि उन्होंने एथिक्स भी डाल दिया है पेपर 2 में। तो अब आपका एक हिसाब से मुझे लगता है कि अच्छा हो गया है, जो लोअर और अपर को दोनों टारगेट करके चल रहे हैं। पहले स्पेसिफिक ऐसा हो जाता था कि लोअर की तैयारी जो कर रहे हैं वो अपर की तैयारी ना भी करें तो चल जाता था। बिल्कुल। लेकिन अब लोअर में भी इतना सिलेबस डाल दिया है उन्होंने कि अगर तुम लोअर की भी अच्छे से करते हो तो आप अपर पीसीएस भी क्रैक कर जाओगे। और मैं तो ये कह रहा हूँ उल्टा, जैसा आप अपर की करो लोअर आसानी से क्रैक हो जाएगा। अगर लोअर को स्पेसिफिक टारगेट करोगे तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर अपर को टारगेट करके पढ़ते हो आप तो आपका लोअर आसानी से निकल जाएगा। बिल्कुल। अब जैसे सब्जेक्ट है, हिंदी की तैयारी के लिए कौन सी बुक प्रेफर करते हैं आप? जी, हिंदी के लिए आप 2-3 सोर्स बताऊंगा मैं आपको। या तो आप बेसिक, अगर आपका अच्छा है तो कोई वो नहीं है, लेकिन बेसिक ठीक नहीं है तो वो मैं कहता हूँ आप लूसेंट हिंदी उठाओ। सबसे बढ़िया लूसेंट हिंदी है। अगर आपने लूसेंट हिंदी पढ़ रखी है तो थोड़ा स्टैंडर्ड में आप हरदेव बाहरी हो गया, या एक और आता है पृथ्वीनाथ पांडे। हरदेव बाहरी या पृथ्वीनाथ पांडे, अगर आपने लूसेंट पढ़ी है एक बार पहले तो। और अगर आपका बेसिक नहीं है, बेसिक कमजोर है, आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो, 12वीं तक आप हिंदी कम पढ़ी है, तो आप पहले लूसेंट उठाओ, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक हरदेव बाहरी या पृथ्वीनाथ पांडे, इस पे चलेगा। और ऐसे तो मुझे लगता है कि आप अगर जीएस बहुत अच्छी पढ़ते हो तो ऐसे के लिए कोई बुक की जरूरत नहीं होती, वो फ्रेमिंग करनी आनी चाहिए आपको, एक्सपीरियंस के बाद हो जाता है। जैसे चौहान जी, जीएस में करंट अफेयर का कितना वेटेज रहता है इन सब एग्जाम में? जी, मैं करंट अफेयर्स ऐसा है, अगर आपने सिलेबस थ्रोली पढ़ रहा है, मतलब तो टॉपिक वाइज आपने सिलेबस कंप्लीट करा है, तो करंट अफेयर्स ऐसा होता है कि जो न्यूज में चल रहा हो और वो टॉपिक आपका स्टैटिक का है। अच्छा। जैसे मैं ये बोलूँ कि पावर ऑफ गवर्नेंस, तो अब गवर्नेंस का जैसे टसल चलती रहती है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दिल्ली के गवर्नर से मुख्यमंत्री की टसल चलती रहती है एलजी के, और तमिलनाडु के गवर्नर के साथ, जैसे मतलब जहाँ सेंटर और यहाँ सेंटर में अलग सरकार और राज्यों में अलग सरकार हो, वहाँ राज्यपाल और वहाँ की सरकार के बीच टसल चलती रहती है। तो वहां से एक जैसे गवर्नर की पावर आए तो करंट अफेयर्स में अगर वो इश्यू चल रहा है तो वो क्वेश्चन आ जाएगा। तो अब आप उसको या तो करंट बोल लो या उसको स्टैटिक का पार्ट बोल लो। अच्छा। तो करंट अफेयर्स पेपर 2 और पेपर 3, इकोनॉमी और पॉलिटी। अच्छा। इकोनॉमी और पॉलिटी, इसमें पूरा मतलब ये मान के चलो कि आप अगर हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ते हो और मैगजीन से परिचित रहते हो, और मैंने, तो आपको ऐसा लगेगा पूरा करंट अफेयर्स है। अच्छा। अगर आपको ये लगेगा कि ये पेपर तो पूरा करंट अफेयर्स आ रखा है। बाकी जैसा करंट अफेयर्स का रोल नहीं है तो हिस्ट्री स्टैटिक्स है, वहाँ से मतलब पूरा नई बदलती है चीजें, पुराना कल्चर वगैरह ये सब नई चीजें आप ऐड कर सकते हो कल्चर में, कि हाँ यहाँ जो तुमने देखी वो पढ़ने के साथ साथ आप अपने एक्सपीरियंस कल्चर वाले पार्ट में डाल सकते हो। हिस्ट्री हो गया, एथिक्स हो गया, इनमें नहीं, लेकिन पेपर 2 और पेपर 3 नहीं। अब ये यहाँ उत्तराखंड अपर पीसीएस की बात करो तो इसमें पेपर 4 है पॉलिटी और पेपर 5 है इकोनॉमी। तो इन 2 पेपरों में पॉलिटी और इकोनॉमी में बहुत रोल है करंट अफेयर्स का। आपको हर दिन करंट अफेयर से, न्यूज़पेपर से परिचित रहना पड़ेगा, तब आप अच्छा आंसर लिख सकते हो, अच्छी चीजें ऐड कर सकते हो। बिल्कुल। और चौहान जी मुझे बताइए, जैसे यूकेपीएससी का एग्जाम है, उत्तराखंड का जो पोर्शन है हमारा, जैसे हिस्ट्री हो गया, उत्तराखंड की जियोग्राफी हो गई, यहाँ का सॉइल हो गया, जो भी है, तो उत्तराखंड का कितना वेटेज रहता है इसमें, और उत्तराखंड को पढ़ने के लिए लड़के किस बुक को प्रेफर करें? हाँ, एक चीज और अभी अपर पीसीएस में एक और अच्छी चीज हो गई कि उत्तराखंड के बच्चों को ज्यादा प्रेफरेंस देने, प्रिविलेज इनको ज्यादा मिले। इससे पहले क्या होता था कि जो पेपर जो भी थे, पहले 7 पेपर होते थे, इस बार अब 8 हो गया अपर पीसीएस। अच्छा। तो उसमें कोई 7 क्वेश्चन में से कोई 5 क्वेश्चन करने थे, जिसमें के कोई 2 क्वेश्चन उत्तराखंड के थे। अच्छा। और कोई 7 में से कोई 5 करने थे। अच्छा। तो बाहर के बच्चे उत्तराखंड पढ़ते ही नहीं थे, सिर्फ उन 5 को करेंगे टारगेट और उत्तराखंड। लेकिन इस बार क्या हो गया कि 400 मार्क्स का उत्तराखंड ही हो गया। अच्छा। तो पेपर 1 और पेपर 7 और पेपर 8 अपर पीसीएस की बात करूँ, उसमें उत्तराखंड स्पेसिफिक हो गया।
जिसमें पहले पेपर में हिस्ट्री और कल्चर वाला है, दूसरे पेपर में ज्योग्राफी और इकोनॉमी वाला पार्ट है। अच्छा, तो अब आपको उत्तराखंड, बिना उत्तराखंड टारगेट करे आप अपर पीसीएस नहीं निकाल सकते हो। अच्छा। जैसा कि पहले मैंने देखा कि पहले बाहर के बच्चे बिना उत्तराखंड पढ़े हुए अपर पीसीएस निकाल लेते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब इसका वेट 400 नंबर बहुत है, अगर कोई 400 नंबर छोड़ के जाता है तो उसका अपर पीसीएस। अब मैं ये सोर्स बता दूं, उत्तराखंड जैसे हिस्ट्री का है तो मैं क्योंकि हिंदी मीडियम वाले हिंदी में ज्यादा पढ़ता हूँ, तो हिंदी की बुकें वगैरह है। इंग्लिश के सोर्स भी मुझे पता है थोड़ा बहुत, जैसे अब अजय रावत हिस्ट्री का है तो अब इंग्लिश में भी अजय रावत आ गई है, पहले वो हिंदी में थी। बिल्कुल। हिस्ट्री के अजय रावत और घनश्याम जोशी। अच्छा। हिस्ट्री के सोर्स ये है जिससे आप अच्छा हिस्ट्री का पार्ट कवर कर लोगे। बिल्कुल। और कल्चर वाले पार्ट में आप राजेंद्र बलोदी है, उनका कल्चर और इंडियन वो उत्तराखंड की ज्योग्राफी, राजेंद्र बलोदी। और इकोनॉमी ऐसे इकोनॉमिक सर्वे आता है और जो बजट आता है, अच्छा। उससे आप कवर कर लोगे। बाकी जो थोड़ा बहुत कुछ चैप्टर परीक्षा वाणी में भी ठीक है, पर मुझे लगता है इकोनॉमी का पार्ट अगर आप जो गवर्नमेंट की वो है पॉलिसीज वगैरह, पॉलिसीज अच्छे से तैयार करो। गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट की, उनको बढ़िया से तैयार करो। अपने सिस्टमेटिक नोट बनाओ सिनॉप्सिस टाइप में। बिल्कुल। और बहुत अच्छे से इकोनॉमी का पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और बाकी जैसे ज्योग्राफी और उत्तराखंड है, तो ये तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है। जैसे आप जैसे हिमालय पढ़ोगे तो वो उत्तराखंड में ही है, तो वो आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। यहाँ की थोड़ा बहुत अलग से सॉइल, जैसे आप इंडिया के पर्सपेक्टिव में पढ़ो तो यहाँ पर्वतीय मिट्टी आ जाएगा। अब यहाँ के उसमें पढ़ोगे आप तो थोड़ा बहुत आपको कि किस रीजन में कौन सी मिट्टी स्पेसिफिक पाई जाएगी, वो सब तैयार करना। और ये पॉलिटी भी गवर्नेंस वाला पार्ट है जो वो इंडिया वाला उसमें आ जाएगा। यहाँ का थोड़ा बहुत जो यहाँ का ये पॉलिटी का आ जाएगा, वो सब ऐड करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें यहाँ आसान है। यहाँ का जो थोड़ा आपको मोर डीपली पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा डीप, वो है यहाँ का कल्चर। और अगर आपको उत्तराखंड सिविल सर्विसेज क्रैक करना है, यहाँ का पीसीएस ऑफिसर बनना है, तो आपको यहाँ का कल्चर जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ताकि आके आप जो यहाँ के लोगों के लिए कुछ कर रहे हो, जब आप इस तरीके से आए हो कि हम पीसीएस ऑफिसर उत्तराखंड में बनना है, तो यहाँ का कल्चर को जानना बहुत जरूरी है, ताकि यहाँ के लोगों का विकास कर सके। बिल्कुल। और चौहान जी, सारे पेपर की बात तो हो गई है, अब रहती है आखिर में बात पर्सनालिटी टेस्ट की। जी। पर्सनालिटी टेस्ट के परिप्रेक्ष्य में आपके मन में पहले क्या भ्रांतियां थी, जब आपने उसको फेस करा आपको कैसा लगा, और जो बच्चे अब देंगे उसको, उनके लिए आप क्या मार्गदर्शन करेंगे और आपका क्या अनुभव रहा उन सब में? जी, पर्सनालिटी टेस्ट का मैं बता दूं कि पर्सनालिटी टेस्ट तब तक डर लगता है जब तक आप रूम तक एंटर नहीं किए हो। अच्छा। उससे पहले आपको बहुत लोग ऐसे कहेंगे पर्सनालिटी, मतलब अब जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो उसके बाद एक बार आपने फेस कर दिया तो कोई डर नहीं लगता है। उससे पहले अगर किसी ने नहीं किया है फेस, तो ऐसा थोड़ा रहता है डर कि हाँ यार कैसे पूछेंगे, क्या पूछेंगे। लेकिन सबसे कैजुअल इंटरव्यू होता है वहीं आयोग में ही, जो मेन आयोग होता है। उससे पहले जो आप मॉक देते हैं, ये है, वहाँ बहुत चीजें ऐसे डराते हैं जैसे तुम्हें ऐसा लगे कि यार मुझे तो कुछ नहीं आता है। और आपको इंटरव्यू जाने से पहले भी यही लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आता है। और इंटरव्यू के बाद आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो आपको नहीं आते होंगे, और आप और होपलेस हो गए। लेकिन मैं इंटरव्यू की कुछ बेसिक चीजें आपको बता दूं, जिसको आप तैयार करके जाओ तो आप बहुत अच्छा इंटरव्यू कर लेंगे। एक तो आपकी बेसिक, जिसपे आपकी ग्रेजुएशन हुई, उसको आप बढ़िया से नहीं, आप उसके बेसिक भी तैयार करके जाओ। और अगर आपने कुछ प्रोफेशनल कोर्स किए हैं, जैसे बीटेक किया है, तो बीटेक जैसा आपने इलेक्ट्रिकल में किया है, तो आपसे ट्रांजिस्टर पूछ लेंगे। या कुछ बेसिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की चीज पूछ लेंगे। जैसे मैं अपना बताऊं तो मैं एग्रीकल्चर से ग्रेजुएट हूँ, बीटेक एग्रीकल्चर है, तो मेरे से 50% 60% उन्होंने एग्रीकल्चर ही से पूछा। अब एग्रीकल्चर इतना बर्निंग टॉपिक है कि कुछ भी चीजें मशीन से लेके प्रोडक्शन से लेके ये सब, और जो और भी बीटेक वाले थे, कोई मैकेनिकल वाला था, कोई इलेक्ट्रिकल वाला, कोई कुछ वाला था, तो उन्होंने इस पे ही। और अगर कोई नहीं भी है ऐसा कोई, जैसे मैंने बीटेक वाली चीजें बता दी, मैंने ये बताया कोई आप एमए आप पॉलिटी से, तो आप पे एमए से पॉलिटी से बहुत सारी चीजें पूछ लेंगे, 50% चीजें उनसे पूछ लेंगे। और एक चीज होता है कि आप इंटरव्यू को कुछ ऐसा पॉइंट हिंट दे दो ना, जिससे वो वही क्वेश्चन आपसे पूछ लें। अच्छा। उसमें आप हॉबीज से आप बता सकते हो। जैसे आप उन्होंने पूछा कि आप शुरू में बोलते हैं कि आज अब इंटरव्यू में अब तो ये नहीं हो रखा है कि आप अपना परिचय बताएं, ये चीज नहीं हो रहा। यूकेपीएससी में अभी कोड मिलता है जो आपको नीचे, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, एक कोड मिलता है आपको कोड बताना होता है, जबकि आप मतलब पहचाने ना आपको ये ना हो, तो एक कोड बताना होता है।
पर ये पूछ लेते हो कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। तो अब आपने अगर एजुकेशन बैकग्राउंड बता दिया और मैं यहाँ से हूँ, मैंने यहाँ से करा है, तो वहाँ की चीजें पूछना शुरू कर देंगे आप। जैसे आपने बताया कि मैंने बीटेक पन्नगर से किया, तो वो पन्नगर की चीजें पूछने लग जाएंगे। बीटेक आपने पौड़ी से किया, तो पौड़ी में क्या स्पेशल है, पौड़ी में क्या चीजें देखने हैं, पौड़ी का डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ। अब आप पौड़ी में एज ए नायब तहसीलदार, आप जैसे लोअर पीसेस के इंटरव्यू दोगे, तो आपको ये मान के चलेंगे वो कि आप नायब तहसीलदार हो, ना वो ये बोलेंगे डिप्टी जेलर। हाँ, कुछ क्वेश्चन जैसे इंटरव्यू बढ़ता जाता है, उसके बाद वो आपके डिप्टी जेलर पे आएंगे, एक्साइज इंस्पेक्टर पे आएंगे, लेकिन वो ये मान के चलते हैं कि आप नायब तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार की जिम्मेदारी बताओ। आप वहाँ नायब तहसीलदार बन गए और एक सिचुएशन दे दी कि गांव में लैंड के रिलेटेड झगड़ा हो गया, तो आप उसको कैसे सुलझाओगे, ये सब चीज। और एक चीज और है कि अब लोअर पीसेस में इंटरव्यू का वेटेज भी बढ़ गया है। जैसे पिछली बार था 50 मार्क्स का था, लोगों को लगता था कि 50 मार्क की आइए, 25 मार्क्स वाले। ऐसे बच्चे भी हैं जो 1 मार्क से, अगर इंटरव्यू में 1 मार्क ज्यादा होता तो उनका सिलेक्शन हुआ होता, और 1 मार्क से उन्होंने थोड़ा ऐसा कि नहीं आया तो 1 मार्क से बाहर। तो एक नंबर की, जैसे इन पेपरों में जो सिविल सर्विस, एक नंबर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। इंटरव्यू भी आप जैसे मेंस के बाद अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करते हो तो अच्छे लोगों से मिले, अच्छे एक्सपीरियंस वालों से मिले, जो आपको ये गाइड कर सके क्या क्या चीजें आती है और क्या क्या चीजें जो इररिलेवेंट चीजें आप तैयार करना शुरू कर देते हो कि मैं पूरी हिस्ट्री पढ़ूंगा, पूरे हिस्ट्री से कहीं से पूछ लोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको अगर स्टैटिक जैसे हिस्ट्री की पूछ लिया कि अशोक के पिता का नाम क्या, तो आपको नहीं आता तो कोई नहीं, सॉरी सर नहीं आता है, वो चीज मैं भूल। लेकिन आपको एंटी की, जैसे आप एंटी बना, आप बोलेंगे कि एंटी की पावर क्या है, आप बोलेंगे सॉरी सर मुझे नहीं आता, तो ये चीज नेगेटिव है, ना कि वो चीज कि आपको अशोक के पिता का नाम पता नहीं है, किसी सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया, कोई बड़ी चीज नहीं है अगर आप नहीं बोलते। लेकिन जो ऐसी चीजें हैं जो इंटरव्यू के लिए होनी जरूरी चाहिए, आप क्या करोगे, ये बनोगे तो ये क्या करोगे, समाज के लिए क्या करोगे, तो ये चीजें होती है इंटरव्यू के लिए तैयार करने की। बिल्कुल बिल्कुल जी। और चौहान जी, अब जैसे आपने सारे पेपर में बात कर दी है, अब उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप जो 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन 2 नंबर से रुक रहा है, कहीं 1 नंबर से रुक रहा है, कहीं आधे नंबर से, वो डिमोटिवेट कहीं ना कहीं फील होता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, मंजिल के पास पहुंचने से फिर इतू से अगर रुक जाए थोड़ा बहुत डिमोटिवेशन फील होता है, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, तैयारी के दौरान यही सबसे बड़ी चुनौती होती है कि जिसमें बंदा 1 नंबर से या एक नंबर से रह जाता है, तो अब नई तैयारी कैसे शुरू करें, बंदा डिप्रेस भी हो जाता है कैसे। तो उनके लिए यही सलाह है कि लगातार ऐसे बंदों से टच रहें, उनसे टच रहें, या वीकेंड पे आप ऐसे लोगों से मिले, या महीने में कभी कभी आप ऐसे लोगों से मिले जो आपको मोटिवेट रखें। और कुछ दोस्त जरूर अपने साथ ऐसे रखें जो आपको हर टाइम मोटिवेट करना, मतलब मिलते हैं तो पढ़ाई से रिलेटेड बातें भी हो और थोड़ा ऐसे गॉसिप भी हो, जिससे आप थोड़ा बहुत जैसे डिप्रेस हो रखे तो थोड़ा अच्छा फील हो। तो ये सब चीजें नॉर्मल है। मुझे ये लगता है कि आप अगर ईमानदारी से तैयारी करते हैं, जैसे 1-2 नंबर से 1 साल हो, 1 पेपर रुक गया, 2 पेपर रुक गया, तीसरे चौथे पेपर में आपका भगवान भी साथ देगा, और आप ईमानदारी से आप अगर पढ़ते हो, अगर आप बेईमानी नहीं करते हो अपने पढ़ाई साथ, तो मुझे लगता है कि होना जरूर है और हो जाएगा। उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, जो ईमानदारी से पढ़ते हैं, उनका 1 नंबर से अगर पहली बार रुक गया, दूसरी बार रुक गया, तीसरी या चौथी बार तो मुझे लगा और हो ही जाएगा। और आप ये जरूर है कि आप अच्छे लोगों से मिलिए जो आपको मोटिवेट करें। अनुशासित रहना भी जरूरी है तैयारी के दौरान। ये नहीं कि आप हफ्ते में अगर 4 दिन 5 दिन पढ़ते हो तो 2 दिन आप कुछ नहीं पढ़ते हो। हफ्ते में आप 6 दिन पढ़ते हो तो आप संडे को भी रिवाइज का टाइम जरूर निकालो जो आपने 6 दिन पढ़ा है। अगर आप नया नहीं पढ़ते हो तो 6 दिन आप वो चीज रिवाइज करो जो आपने पिछले 6 दिन पढ़ा, हल्का 2-3 घंटे में भी आप वो सब रिवाइज करो। अनुशासित रहिए, जरूर अपनी पढ़ाई के साथ ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करें और अनुशासित लोगों से मिलिए और ऐसे लोगों से मिलिए जो आपको हर टाइम मोटिवेट करते रहे, तो आप जरूर सफल होंगे। बिल्कुल जी। तो चौहान जी, इस टेस्ट के बारे में संपूर्ण बातें हो चुकी है। कल आप भी अपने कर्मस्थली जाने वाले हैं, उधम सिंह नगर, बहुत दूर है यहाँ से, तो क्या कुछ आप लेकर जाएंगे अपने गांव से, अपने प्रशिक्षण से, और आपके मन में जो जेल के बारे में पहली भ्रांतियां थी उनके बारे में पहले बताइए, और प्रशिक्षण के बाद उन भ्रांतियों का उन्मूलन आप कैसे करेंगे उसको भी बताइए जरा दर्शकों को। जी, प्रशिक्षण में सबसे बड़ी चीज है, हम ये सीखते हैं कि अब तक हमारी यही सोच रहती है कि जो बंदी लोग हैं वो बहुत मतलब गंदे हैं, तुम उस एटमॉस्फेयर में तुम रहोगे, तुम भी ऐसी बन जाओगे। लेकिन अब प्रशिक्षण के बाद हमने ये चीजें सीखी कि हमारी जिम्मेदारियां क्या है। बिल्कुल, बहुत एक जेल अफसर की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि तुम्हें उन्हें समाज के तौर पर बढ़ाना है। जितने टाइम तक उन्हें कोर्ट द्वारा सजा दी गई है, उस
पीरियड में आपको उन्हें ऐसा बनाना है कि वो अगर समाज में जाए तो एक सामाजिक प्राणी के तौर पर जाए, ना कि उन्हें समाज से बिलगाव दिखे। समाज उन्हें भी एक्सेप्ट करे कि हाँ, आजकल की ये कि जो जेल से आता है छूट के तो समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। समाज ये कि ये जेल से आया, ये अपराध, लेकिन वो जेल क्यों गया, किन परिस्थिति में गया, और जेल में भी उसके सुधार के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो जिसमें कि हम उन्हें किसी काम में भी इंगेज कर सकते हैं। जो कोई बाहर काम करता था, कोई लोहा था, कोई फर्नीचर बनाता था, कोई ईंटें बनाता था, तो जेल के अंदर ये सारी चीजें सुविधाएं उद्योग के तौर पर हमने जेल में, जैसे ईंटें बनाने वाली ईंटें हमारे यहाँ से बाहर भी सप्लाई हो सकती है। जेल में कोई स्ट्रक्चर बन रहा है तो हमारी जेल का ही प्रोडक्ट हमारी दूसरी जेल में जा सकता है। यहाँ रेवेन्यू का भी वो बच जाएगा, हमारा खर्चा भी बच जाएगा, सरकार को भी लगेगा कि भाई जेल वाले जेल में काम कर रहे हैं। यहाँ से जो फर्नीचर बन रहे हैं वो उसको भी हम बाहर भेज सकते हैं। और इनका मतलब काम में इनकी संलग्नता से इनको एक वहाँ दिहाड़ी भी मिलती है, जो इनका वेतन है वो वेतन भी मिलता है। वेतन की भी अलग अलग कैटेगरी है कि किस कैटेगरी में कौन सा कैदी काम कर रहा है, उसका वेतन भी निर्धारित है समाज में, उसमें जेल में। तो उनका हम हर तरीके से उनको जिस हिसाब से उनके अंदर कौशल है उस तरीके उद्योग में संलग्न करके उनको वेतन भी, और ताकि वो अपने घर वालों को, इतना भी है कि वो कैदी जेल के अंदर काम करके अपने घर का पालन पोषण भी कर रहा है। अच्छा। तो ये जो हमें नहीं पता था कि हमें लगता था कि अगर कोई कैदी जेल में आ गया तो वो बंद हो गया, मतलब कुछ नहीं कर सकता। अच्छा। वहाँ से वो अपने परिवार को भी इनकम दे सकता है। और कैसे, किस मीन्स से देते, मिलते हैं? हाँ। अच्छा अच्छा। वो जैसे वहाँ उद्योगों में काम करे, उद्योग लगे हैं। अब छोटी जेलों में उद्योग नहीं, जैसे सितारगंज में तो वहाँ बहुत सारे उद्योग, ईंट बनाने का उद्योग है, फर्नीचर उद्योग, जेल के परिसर में, जेल परिसर में उद्योग है, उद्योग। तो उनमें जो काम कर रहे हैं तो उनके जो माल बन रहा है वो उसको हमने बेचना है। जेल की प्रदर्शनी लगती है, कोई मेला लगता है, लोकल मेला लगता है जेल, तो वहाँ जेल के सारे प्रोडक्ट आएंगे, लोग खरीदते हैं। तो वो जो इनकम हो रही है, यहाँ जो बंदी है, कैदी हैं, उनका तो हर दिन का वेज निर्धारित है, लेकिन जो वो प्रोडक्ट बन रहा है वो तो जेल की प्रॉपर्टी है। अच्छा। इनको तो दिहाड़ी मिलती है, और उस दिहाड़ी को इकट्ठे करते करते महीने, मतलब दिन की जैसे निर्धारित है 65-85 ऐसी निर्धारित है दिहाड़ी। तो वो जो पूरा महीने का अपनी वेजेस इकट्ठी करके अपने घर वालों को बेचते, ऐसा है। अच्छा, तो मतलब घर वालों को वो कैश दे सकते हैं, या घर वाले जब मिलेंगे उनसे तब देंगे, या आप लोगों के माध्यम से देंगे? हम लोगों के माध्यम से। अच्छा अच्छा अच्छा। उनका जो वहाँ कैश, जेल के अंदर कैश अलाउड नहीं होता है, वहाँ टोकन सिस्टम होता है। तो उनके जैसे दिहाड़ी जुड़ती है, इतना पैसा इनका, इतना पैसा, तो अब जैसे उनके घर वाले हैं तो उनको घर वालों को जेल से कैश मिलेगा। अच्छा। जेल अफसरों से कि हाँ इतना तुम्हारा ये है, ये देना, ये तुम्हारा परिचित है जो भी है, तो ये तुम्हें इतना पैसा देना चाह रहा है, तो कैश जेल उससे, जेल अधिकारियों से उसे कैश मिल जाए, उनके घर वालों को कैश मिल जाए। लेकिन कैदियों कैश रखना अलाउड नहीं, कैदियों पे टोकन वगैरह। कैंटीन सुविधा भी होती है जेलों में। ऐसा नहीं कि जैसे ये भ्रांति भी है कि जेलों में बहुत गंदा खाना मिलता है, ये चीजें भी हमने भी देखी है टीवी वगैरह में, ऐसे थाली पकड़ा देते, लेकिन ऐसी चीजें नहीं है। जेलों में भी कैंटीन है, उनको मनपसंद खाना जैसे चाउमीन, मोमो, ये सब चीजें वहाँ सब बनती है। अच्छा। जेल में कैदी अपनी मनपसंद के वो सब खा सकते हैं। और हमारी जेल जैसे कैंटीन सितारगंज में तो कैंटीन है, वहाँ शेफ है 5 स्टार बॉम्बे का। अच्छा अच्छा। वहाँ का शेफ है, तो वहाँ सब चीजें बनती है। अच्छा अच्छा। और चौहान जी, एक सवाल मैं आपसे एक और पूछना चाहूंगा कि कभी कभी क्या होता है कि ऐसा कैदी जेल में आ जाता है जिसकी राजनीतिक पकड़ भी बहुत होती है, तो जेल अफसरों को ऐसी क्या प्रशिक्षण दिया जाता है वो इस सिचुएशन को टैकल करे? जी, ये चीजें क्योंकि राजनीतिक इंटरफेरेंस फिर बढ़ जाता है सरकारी कर्मचारियों के साथ। ये चीजें हर जगह है, बिल्कुल। राजनीतिक दबाव जो होता है ये जेल में नहीं, ये हर क्षेत्र में है। बिल्कुल। ये तुम्हारी सत्यनिष्ठा डिफाइन करती है कि आप किस हिसाब से ट्रेंड हुए और आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी पढ़ाई कैसी है। बिल्कुल। आप किस दबाव में आकर किस चीज को करते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप शुरू से ईमानदार हो, जब आपने ज्वाइन किया है उस दिन से आप पे नजर हर किसी की होती है, आपके बड़े अफसर की भी होती है, और आपके जो सबऑर्डिनेट है उनकी नजर भी होती है कि ये जो अधिकारी आए हैं ये किस तरीके का अधिकारी है, ये कहाँ कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करने वाला है। बिल्कुल। तो उस तरीके से तुम्हारी बात ऊपर पहुंचती है। मतलब अगर कोई नेता आता है पॉलिटिकल, तो उसको पता है तुम्हारे बारे में, तुम अब तक वहाँ रह चुके हो उतने दिन, कि हमारा जो अधिकारी है वो किस किस लेवल पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार होता है। अच्छा। अगर आप शुरू से ही नहीं दबने वाले हो और जहाँ पे आपको लगा कि मैं सही हूँ
मेरे से गलत काम कराया जा रहा है, अगर आप उस चीज पे नहीं झुकते हो तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बिल्कुल ये चीज अगर आपने शुरू से ही गलती कर रखी है, जहाँ उसको भी पता है कि हाँ ये अधिकारी ऐसा है, लूप होल्स इसका यहाँ पे है, तो आपके फंसने के चांसेस पूरे हैं। आपको दबाव में, पॉलिटिकल दबाव आप पे पड़ता जाएगा और आप करते जाओगे जो आपसे करवा रहा है वो जो भी है। पॉलिटिकल दबाव में ऐसा होता है कि आप धीरे धीरे करना पड़ेगा आपको, अगर आप शुरू से कॉम्प्रोमाइज करने वाले हो। तो करप्शन वाली चीजें हर जगह, करप्शन शुरू जहां से आपने पहले दिन से करप्शन करना शुरू कर दिया, वहां से आपको ये नहीं कि जिसने दिया वो जान रहा है, आपको उसका सर्कल जितना भी है वो सब जानते हैं कि ये बंदा करप्ट है, ये बंदा कहाँ पे पैसे लेता है, कहाँ पे ये करप्शन करता है। तो पॉलिटिकल दबाव उस हिसाब से मुझे लगता है कि बढ़ता है अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और चौहान जी, अगर कोई बात अगर रह गई हो पूछने से इस पॉडकास्ट में, तो आप दर्शकों को वो भी बताइए अगर कुछ बात छूट गई है। जी, आगे क्या जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ही मैं ये सजेशन दूंगा कि आप अगर जैसे लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस वगैरह टारगेट कर रहे हो, तो आप लोअर स्पेसिफिक टारगेट मत करो, अपर टारगेट करो। अगर आप अपर टारगेट करते हो तो आपके 100% चांसेस है कि आप लोअर क्रैक कर जाओगे। तो और मैं ये बोलूंगा कि आप डिमोटिवेट मत हो। अगर आपका रुक रहा है किसी कारणवश रुक रहा है, तो आपके साथ भगवान जरूर होंगे। आप अगर ईमानदारी से तैयारी कर रहे हो तो आपका जरूर सिलेक्शन होगा। इतनी भर्तियां अभी जैसे अपर पीसीएस, यूकेपीएससी नोटिफिकेशन अपर पीसीएस का भी आने वाला है 2025 में, लोअर पीसीएस का भी आने वाला है। फिर जैसे समीक्षा अधिकारी का तो चल ही रहा है, अभी मेंस हो चुका है, बहुत लोग समीक्षा अधिकारी में चले जाएंगे, बहुत अच्छी पोस्ट है। लोअर पीसीएस आ रहा है, अपर पीसीएस आ रहा है, सिलेबस भी नए पैटर्न के हिसाब से उत्तराखंड जुड़ गया है। लोअर में भी बहुत अच्छा हो गया है सिलेबस, पहले से तो बहुत अच्छा हो गया है। पहले तो मुझे ऐसा लगता है पहले लोअर पीसीएस का बहुत नहीं था इतना अच्छा सिलेबस, हाँ, जो कि अब बहुत अच्छा हो गया है। इसमें तो जिन्होंने अच्छी तैयारी करी, सिस्टमेटिक जिन्होंने पढ़ा है, जो मैंने पहले बताया एक वीडियो में कि किस तरीके से आप तैयारी स्टार्ट करें, तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको भी नवीन चौहान जी हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। प्रभु आपके क्षेत्र में आपकी नाम और ख्याति ऐसे ही फैलाए और आप खूब तरक्की करें। हमारे गांव की शुभकामनाएं आपके साथ है। हमारे इष्ट देव दुल्लेश्वर महादेव आपके कृपा बनाए रखें। इसी शुभकामना के साथ आप सदा प्रगति पथ पर आगे रहें। नमस्कार, प्रणाम आप सभी दर्शकों को। तो यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक, ये है ना, यहाँ बीच में यूराल पर्वत है जो कि अलग अलग करता है किसको, एशिया को और यूरोप को। ये यहाँ पे एक यूराल पर्वत है बीच में ना बड़ा, तो ये इधर का हो गया एशिया, इधर को हो गया यूरोप। तो ये एशिया में सबसे ज्यादा देश एशिया में है और सबसे बड़ा एरिया वाइज भी एशिया है। सबसे बड़ा लैंड मास जो भूस्थल है ना, सबसे ज्यादा एशिया का है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया, और सबसे ज्यादा देश भी एशिया में। यहाँ बीच में यूराल पर्वत है ये, जो किसको अलग कर रहा है, एशिया को और यूरोप को। तो दूसरा महाद्वीप कौन सा हो गया, यूरोप, ठीक है। तीसरा ये हो गया कौन सा, अफ्रीका। चौथा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया। 5 हो गए, एक ही हो गया ऑस्ट्रेलिया। 6 और सातवां कौन सा, अंटार्कटिका। यहाँ पे कोई नहीं रहता है। यहाँ ये क्या है, ये पूरा बर्फ जमी है, ग्लेशियर है बेटे, यहाँ कोई नहीं रहता है, ठीक है। अब एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा बताया मैंने, एशिया। उसके बताता है एशिया। देखो भारत कहाँ पे है, भारत का नक्शा। अब बताओ भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। पड़ोसी देश वो है जिसकी सीमाएं भारत से लग रहे हैं जी। वेरी गुड। हो गया, पाकिस्तान और किस किस की सीमाएं लग रही है, पड़ोसी देश कौन कौन से, जिसकी सीमा, एक पाकिस्तान लग गया, दूसरा नेपाल, तीसरा भूटान, चौथा म्यांमार। ये ऊपर से चीन लग रहा है। यहाँ देखो, ये पूरा उत्तराखंड से पूरा चीन लगता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ठीक है। और ये श्रीलंका है, इसकी भी समुद्री सीमा लगती है भारत से, ठीक है। इसकी अगर लैंड नहीं लग रहा है, ये टच नहीं है, तो यहाँ समुद्री, ये जो राम सेतु है ना, ये भारत और श्रीलंका के बीच है, यहाँ से जुड़ा हुआ, ठीक है। अब महासागर कितने हैं, पाकिस्तान, दूसरे पे अफगानिस्तान भी है। अफगानिस्तान की भारत की सीमा जम्मू एंड कश्मीर से लगती है, ठीक है। पाकिस्तान की राजधानी ये इस्लामाबाद। फिर दूसरे नंबर का है अफगानिस्तान, उसकी राजधानी काबुल, ठीक है। फिर आया चीन, चीन की राजधानी चीन की राजधानी तिब्बत नहीं है, बीजिंग।
सबके साथ ठीक है, अच्छे से रहो, हाँ, ठीक है, अच्छे से रहना अपने साथ, लड़ाई झगड़ा नहीं, और आराम से क्या जो जो आपको सुलेख में लिखा है ना वो सब चीजें वो करना अपने रूप में, हाँ, स्वच्छता रखना, बड़ों को सम्मान, और अपना ईमानदारी से काम करना, अपना ईमानदारी से काम करना, ठीक है बच्चों, ठीक है, बाय बाय। ठीक है फिर, ठीक है, तो अंत मिलते हैं।